नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और इसमें शामिल होगा वैसे प्रश्न इसमें शामिल होंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको इस चैनल पे अपलोडिंग से संबंधित न्यू नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है, संख्या आधारित पिरामिडों का आधार कई बार उनके ऊपर के आयत से छोटा होता है। तो यह सही है, क्योंकि संख्या पर आधारित जो पिरामिड होते हैं उनका आधार उनके ऊपर के जो आयत होते हैं उनसे छोटे होते हैं। और ये पिरामिड जो है ये पारिस्थितिकी पिरामिडों के संदर्भ में बात की जा रही है। पारिस्थितिकी पिरामिड, पहले आप इससे संबंधित चैप्टर को पढ़ लें, फिर क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो पारिस्थितिकी चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ऊर्जा पिरामिड का आधार कभी भी ऊपर के आयत से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से इसमें जो सही कथन चुनने को कह रहा है, आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टैंसले ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा दक्षता, ठीक है, तो ऊर्जा दक्षता के संबंध में पहला स्टेटमेंट कह रहा है, किसी परितंत्र में एक पोषी स्तर की औसत ऊर्जा दक्षता लगभग 50% होती है, नहीं। और नेक्स्ट है, परितंत्र में ऊपरी पोषी स्तरों में पर ऊर्जा दक्षता में वृद्धि होने की प्रवृत्ति होती, तो यह सही है। तो इस प्रकार से आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन जलवायु के अध्ययन के लिए ध्रुवीय हिम चादरों में हिम की परतों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और हिम की परतों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, आर्कटिक क्षेत्र की हिम चादरों में विशेष रूप से पाए जाने वाले जीवाश्म प्राचीन जलवायु के संकेतक होते हैं, नहीं। तो इस प्रकार से आंसर ए हो जाएगा, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्राचीन जलवायु के अध्ययन के लिए वृक्षों के वृत्ताकार वलयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राचीन जलवायु का जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें वृक्षों के वृत्ताकार वलयों का अध्ययन किया जाता है, जिससे कि वे वृक्ष किस काल विशेष में रहे होंगे, विद्यमान रहे होंगे, इसकी जानकारी की जाती है। और उस काल की जलवायु कैसी रही थी, इसकी भी जानकारी इस वृक्ष के वलयों की का विश्लेषण करके प्राप्त की जाती है। तो वृक्षों के वृत्ताकार वलयों के अध्ययन को द्रुम कालानुक्रम अध्ययन कहा जाता है। द्रुम कालानुक्रम अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ध्रुवीय क्षेत्रों की हिम में अपेक्षितया शीत जलवायु के समय में निक्षेपित हिम में ऑक्सीजन के भारी आइसोटोप का निक्षेपण अधिक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है, ध्रुवीय क्षेत्र में हिम में पाई गई ऑक्सीजन का भारी आइसोटोप ऑक्सीजन 16 होता है। ये दोनों ही गलत है, आंसर हमारा डी हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों की हिम चादरों के ऑक्सीजन आइसोटोप विश्लेषण प्राचीन जलवायु के विषय में जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो यह सही है, जानकारी देते हैं। अगर हिम चादरों के ऑक्सीजन आइसोटोप का विश्लेषण किया जाए तो प्राचीन जलवायु के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और नेक्स्ट है, प्रवाल भित्तियां इस प्रकार की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल, प्रवाल भित्तियों से भी कई प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, विभिन्न प्रकार के अवसादों में पाए जाने वाले जीवाश्म प्राचीन जलवायु के परोक्ष साक्ष्य हैं, ठीक है। तो परोक्ष साक्ष्य हैं, बिल्कुल सही। इसके जीवाश्मों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, किंतु यह
क्या कहते हैं इसको, प्राथमिक स्रोत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ये जीवाश्म प्री कैम्ब्रियन युग के संदर्भ में विशेष रूप से उपयोगी साक्ष्य है। यह नहीं होगा, जरूरी नहीं कि प्री कैम्ब्रियन युग के संदर्भ में ही जानकारी दे, तो आंसर ए हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक वृक्ष के दो परस्पर निकटतम ध्रुवों के बीच की अधिक दूरी किस बात का संकेत देती है? यह वृक्षों के तने में स्थित जो वलय होते हैं, उन वलयों के ध्रुवों का जब अध्ययन किया जाता है, तो यह अध्ययन इसी बात पर आधारित होती है कि अमुक वृक्ष किस तरह की जलवायु में विद्यमान रहा होगा, उस समय की जलवायु क्या रही होगी। तो अगर ध्रुवों के बीच की दूरी ज़्यादा है, तो इसका अर्थ यह होता है कि उस जो भी वो वृक्ष, जो भी पार्टिकुलर जो वृक्ष है, उस समय की जलवायु की ठंडी रही होगी अपेक्षाकृत उस समय से, तो अपेक्षातया नम जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अग्रसर होती हुई हिमानियों का वृक्षों के ध्रुवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अग्रसर होती हुई हिमानियों का वृक्षों के ध्रुवों पर यह प्रभाव पड़ता है कि उनके वृक्षों की जो वृत्त होते हैं, उनके वृत्त की आकृति विकृत हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुव कालानुक्रम अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पश्चिमी यूएसए की जलवायु 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच अपेक्षातया गर्म थी और 300 ईस्वी के पश्चात जलवायु ठंडी हुई, जिससे इन क्षेत्रों में हिमानियां अग्रसर हुई। यहाँ पे दोनों ही कथन देखते हैं कि सही है, क्योंकि ध्रुव कालानुक्रम अध्ययन से पश्चिमी यूएसए की जलवायु का पता चलता है कि 3300 से 1300 ईस्वी पूर्व की जलवायु गर्म थी। ठीक है, और 300 ईस्वी के पश्चात जलवायु ठंडी होनी शुरू हुई, जिससे इन क्षेत्रों में हिमानियां अग्रसर हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। अनुवर्ष स्तर अर्थात वार्व क्या होते हैं? अनुवर्ष स्तर जो होते हैं, ये समय समय पर जमने और पिघलने वाली झीलों में अवसाद की परतें होती हैं, अनुवर्ष स्तर। ठीक है, या फिर वार्व भी कहते हैं इनको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वार्व विश्लेषण इस बात पर आधारित है कि किसी जमी हुई जलराशि में केवल महीन सिल्ट का निक्षेपण होता है। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट देखते हैं कि महीन कणों वाले वार्व के काल में वृक्षों में विकसित ध्रुव परस्पर निकट होते हैं। ठीक है, तो निकट होते हैं, तो यहाँ पर निकट होते हैं, इसका अर्थ होता है कि गर्म जलवायु है। आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा जलवायु के समय निर्धारण में पीट बॉग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और पीट बॉग जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और पीट बॉग तथा अन्य निक्षेपों में पाए गए पोलन के कण प्राचीन काल में पादप प्रजातियों के भौगोलिक विस्तार का संकेत देते हैं। ये भी सही है, तो आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाश्म तथा अन्य साक्ष्यों के अध्ययन से पता चलता है कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन तथा सिलूरियन कालों में जलवायु गर्म एवं हिम रहित थी। ठीक है, जलवायु गर्म तथा हिम रहित थी, यह सही है। और कार्बोनिफेरस युग तथा आरंभिक पर्मियन युग में जलवायु पुनः गर्म हो गई, नहीं, यह गलत है, तो आंसर केवल एक ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अंतिम हिम युग लगभग 18,000 वर्ष पूर्व में अपने चरम पर था। जब हिम युग अपने अंतिम समय में था, उस समय वो समय कौन सा था? 18,000 वर्ष पूर्व। तो उस समय हिम युग अपने चरम पर था। और नेक्स्ट देखते हैं, इसके पश्चात होलोसिन युग में हिम के तेजी से पिघलने से समुद्र तल में लगभग 100 मीटर की वृद्धि हुई, तो यह भी सही है। इस प्रकार से आंसर सी हो जाएगा। होलोसिन युग जब आया तो हिम जो भी बर्फ थे वो तेजी से पिघलना स्टार्ट हुआ, और समुद्र तल के स्तर में इससे काफ़ी वृद्धि हुई, लगभग 100 मीटर के आसपास। तो आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10वीं तथा 11वीं शताब्दी में यूरोप की जलवायु अपेक्षाकृत शुष्क और गर्म हो गई थी। ठीक है, और शुष्क और गर्म हो गई थी, और इस अपेक्षाकृत गर्म जलवायु की अवधि में इंग्लैंड में वाइन के उत्पादन में वृद्धि हुई। बिल्कुल सही। इस प्रकार से आंसर 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में यूरोप की जलवायु जो थी वह शुष्क और गर्म हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 15वीं शताब्दी में जलवायु के अपेक्षाकृत ठंडे और कठोर होने के परिणाम स्वरूप वाइकिंग लोग ग्रीनलैंड से विस्थापित हो गए। और ये लोग जो थे वाइकिंग लोग, ये ग्रीनलैंड कब आए थे? तो वे आए थे 10वीं शताब्दी में, और 15वीं शताब्दी में वहां से निकल पड़ने को मजबूर हो गए, क्योंकि जलवायु उनके रहने के अनुकूल बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई थी, जिसके कारण वे वहाँ सरवाइव नहीं कर पाए थे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मौसम संबंधी तत्वों के शुद्ध मापन के लिए विश्वसनीय थर्मामीटर तथा बैरोमीटर का विकास कब हुआ? तो मौसम संबंधी तत्वों के शुद्ध मापन के लिए थर्मामीटर और बैरोमीटर का विकास 17वीं शताब्दी के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन। पूरे संसार के लिए दैनिक तापमान के आंकड़ों को रखने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? 1850 ईस्वी के आसपास से दैनिक तापमान के आंकड़ों को सहेजने की प्रथा शुरू हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने आंकड़ों की तुलनात्मकता के लिए कुछ संदर्भ मौसम वेधशालाएं स्थापित करने की सिफारिश की है। सही है। और मौसमी आंकड़ों को ऊंचाई के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए जहां तक संभव हो ये केंद्र समुद्र तल पर स्थापित किए जाने चाहिए। जरूरी नहीं है। तो आंसर हमारा केवल एक सही है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई जो वर्ष 1940 तक अपनी चरम पर थी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि 1940 के पश्चात तापमान में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई, जिसके लिए दीप्ति मंदन को उत्तरदायी माना जाता है। ये दोनों ही कथन सही है। आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। पिछले कुछ दशकों में ये देखा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान में वृद्धि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रही। इसका प्रमुख कारण जो था कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा स्थल क्षेत्र जो थे वो अधिक थे, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा स्थल क्षेत्रों की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सर जॉर्ज सिम्पसन जो थे, ये सौर ऊर्जा के संबंध में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिए हैं, तो पढ़ लेते हैं। सर जॉर्ज सिम्पसन के अनुसार सौर ऊर्जा में वृद्धि होने से वायु के देशांतरीय प्रवाह में वृद्धि होगी, जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्षण में वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप ग्रीष्मकाल में वायुमंडल में अधिक नमी होगी, जिससे ध्रुवीय हिम चादरों के पिघलने की दर घटेगी। आंसर यहाँ पे जो सर जॉर्ज सिम्पसन का दोनों ही कंसेप्ट सही है। आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कंसेप्ट सर जॉर्ज सिम्पसन का ही दिया हुआ है, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सौर कलंक के परिणाम स्वरूप सौर ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन आता रहता है। और दूसरा स्टेटमेंट है सौर कलंक चक्र की अवधि 9 से 16 वर्ष के बीच परिवर्तनशील पाई गई है। तो यहाँ पे आंसर जो है दोनों ही सही होगा, क्योंकि सौर कलंक के परिणाम स्वरूप सौर ऊर्जा की मात्रा में बिल्कुल परिवर्तन आता रहता है, और सौर कलंक की जो अवधि होती है वह 9 से 16 वर्ष के बीच परिवर्तनशील रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक अधिक शक्तिशाली भूचुंबकीय फील्ड सौर अग्नि के साथ उत्सर्जित प्रोटॉनों को ध्रुवों की तरफ विक्षेपित कर देता है। ठीक है, तो यह तो सही है, ध्रुवों की तरफ विक्षेपित कर देता है। और जब भूचुंबकीय फील्ड अपेक्षाकृत क्षीण होता है तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन क्षेत्र से विस्तार की संभावना होती है। यह गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी की धुरी के झुकाव का कोण, पृथ्वी की धुरी के झुकाव का कोण 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के मध्य परिवर्तित होता रहता है। इस चक्रीय प्रक्रिया की अवधि कितने वर्ष की है? तो यह अवधि जो है लगभग 41,000 वर्ष की होती है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चक्रीय प्रक्रिया की अवधि लगभग 41,000 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सभी पादप अपने भोजन की आपूर्ति प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सभी जंतु अपने भोजन के लिए पादपों तथा अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। तो आंसर जो है 2 सही है, क्योंकि सभी पादप जो है भोजन की आपूर्ति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही नहीं करते। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनके भोजन के बनाने के लिए जिनमें भोजन बनाने की विधि के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि सभी जंतु अपने भोजन के लिए पादपों तथा अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, किसी परितंत्र का जैविक घटक अपने जीवन के लिए अजैव पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, बिल्कुल ये सही है, जैविक घटक अजैव पर्यावरण पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट जो कह रहा है वह अजैव पर्यावरण सामान्यतया अपरिवर्तनशील होता है तथा जैविक घटकों से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैविक घटक से बहुत प्रभावित होता है अजैव घटक। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा का संचरण एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ऊर्जा की भांति जैविक पदार्थ का खाद्य श्रृंखला के रूप संचरण एक ही दिशा में होता है। ठीक है, तो यह दोनों ही सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, ऊर्जा संचरण का भी एक ही दिशा में होता है, ऊर्जा का संचरण, और खाद्य श्रृंखला का संचरण भी एक ही दिशा में होता है। तो इस प्रकार से आंसर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण करने वाले पादपों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले पादपों को प्राथमिक उत्पादक, सही है, हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। और केमोसिंथेटिक जीवों को द्वितीयक उत्पादक कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, तो इस प्रकार से आंसर केवल एक सही है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, उन्हें प्राथमिक उत्पादक नहीं कहा जाता। तो यह तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका, आर्किड प्राथमिक उत्पादक होते हैं। आर्किड जो होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो आर्किड जो है यह प्राथमिक उत्पादक है, ये सही है। तो इस प्रकार से केवल 2 सही है, एक गलत है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाकाहारी जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। शाकाहारी जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, तो सही है। और नेक्स्ट है, लायना परजीवी होते हैं।
लाइना परजीवी होते हैं, यह नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर केवल एक सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपसौर से अपसौर की स्थिति में सूर्य से पृथ्वी की दूरी में 3% का अंतर आता है। ठीक है, तो यह तो सही है। उपसौर से अपसौर में सूर्य से पृथ्वी की दूरी में 3% का अंतर आता है। दूरी में इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा में 9% का अंतर आता है। यह गलत है। आंसर हमारा ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। पृथ्वी की कक्षा के उत्केंद्रता से क्या अर्थ है? पृथ्वी की कक्षा के उत्केंद्रता से अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा इसमें डी जो देख रहे हैं, पृथ्वी की कक्षा की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा, पृथ्वी की कक्षा की आकृति में परिवर्तन होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। उपसौर तथा अपसौर की तिथियों के उत्क्रमण आज के संदर्भ में से निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। उत्क्रमण से क्या परिणाम होते हैं? आंसर है इसका उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अधिक गर्म होगा, सही है। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल ठंडा हो जाएगा, सही है यह भी। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्मकाल अपेक्षितया ठंडा हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध का शीतकाल अपेक्षितया गर्म हो जाएगा। इन सब में से कोई भी स्थिति हो सकती है। आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य की क्रियाशीलता तथा पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन संबंधी खगोलीय कारणों के परिणाम स्वरूप होने वाले जलवायु परिवर्तनों को चिरंतन अर्थात सेक्युलर परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है चिरंतन परिवर्तन कहा जाता है। और ज्वालामुखी क्रिया जैसे कारकों के परिणाम स्वरूप होने वाले जलवायु परिवर्तन भी चिरंतन परिवर्तन होते हैं। नहीं, यह गलत है। तो आंसर केवल एक होगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38। वर्ष 1816 को यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में एक शीतकाल रहित वर्ष माना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, शीतकाल रहित वर्ष माना गया था 1816 को। आंसर हो जाएगा सी। वर्ष 1815 में इंडोनेशिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप वायुमंडल का जो प्रदूषण हुआ था, इसके कारण शीतकाल रहित वर्ष माना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहले पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ अनुपात पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि का प्रमुख कारण है, सही है। और उद्योगों तथा दावानल से वायुमंडल में धुएं तथा राख की बढ़ी हुई मात्रा भी तापमान में वृद्धि का कारण है, जरूरी नहीं। तो इस प्रकार से आंसर ए हो जाएगा, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सर्वाधिक उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो है जलवाष्प होता है। तो आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से ख़त्म होता है आज का ये वीडियो सेगमेंट। नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और कोरोना फ्री रहिए। थैंक यू।